नमस्कार, एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में एक बार फिर स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी के शासन के अधीन किस प्रकार से भारत में संवैधानिक विकास क्रमागत रूप से हुआ, जिसमें मैंने आप लोगों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके 1853 तक की स्थितियों से अवगत कराया था। और मैंने आगे बताया भी था कि अब 1897 के बाद की स्थिति बदलेगी। 1897 में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि भारतीय शासन व्यवस्था कंपनी के अधीन, कंपनी से निकल करके ब्रिटिश ताज के अधीन चली गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन चली गई। और अब भी जो भी कानून, जो भी नियम बनेंगे उनका विकास ब्रिटिश ताज के अंतर्गत होगा, पार्लियामेंट के अंतर्गत होगा। 1857 में आप इतिहास में पढ़ेंगे, 1857 के पहले अंग्रेजों की कुछ नीतियां, कुछ कार्य ऐसे थे जिससे भारतीय जनमानस में रोष व्याप्त था। और वह रोष फूटा कब? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जगह जगह पर क्रांतियां हुई, युद्ध हुए और उसके बाद इसकी स्थितियां पलटी। और 1858 ईस्वी में एक अधिनियम आया जिसके तहत व्यवस्था कंपनी से लेकर के भारत सरकार की अंग्रेजी ताज के अधीन कर दिया गया। उसे कहते हैं 1858 ईस्वी का एक्ट, 1858 ईस्वी का अधिनियम। 1858 ईस्वी के अधिनियम की जो मुख्य बातें थीं उसे हम जानेंगे। 1858 ईस्वी की सबसे मुख्य बात यह थी कि जो शासन व्यवस्था कंपनी चलाती थी वह शासन व्यवस्था कंपनी से लेकर के ब्रिटिश ताज के अधीन कर दी गई। शासन व्यवस्था अब कंपनी नहीं चलाएगी। शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए ब्रिटेन की महारानी ने स्वयं अपने हाथों में ले लिया। शासन व्यवस्था अब ब्रिटिश ताज के अधीन हो गई। अब वह कंपनी के अधीन नहीं रही, ब्रिटिश ताज के अधीन हो गई, ब्रिटिश ताज के अधीन हो गई। और इसकी घोषणा करी किसने? इसकी घोषणा करी कैनिंग ने। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ताज के अधीन हो गई और इसकी घोषणा कैनिंग ने इलाहाबाद में करी। तो ये आपका पहला बिंदु है कि अब शासन व्यवस्था कंपनी के अधीन न रह करके ब्रिटिश ताज के अधीन हो गई। और अब भारतीय जनता का सीधा संबंध जो स्थापित हो गया वह ब्रिटेन की महारानी से। अब वह ब्रिटेन की महारानी की प्रजा हो गई, कंपनी की प्रजा नहीं रही। ये इसकी पहली मुख्य बात थी। और जो दूसरी बात थी वह यह थी कि भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को, जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, पद को समाप्त कर दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल के पद को, जैसा आप लोगों ने देखा था कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर वह भारत का गवर्नर जनरल हुआ। और अब 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया तथा पद नाम दिया गया वायसराय। प्रश्न बनता है कि किस एक्ट के तहत भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया? 1858 ईस्वी के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और इसके तहत नियुक्ति पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। आप इसको नोट करेंगे। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, उसके पद को वायसराय बना दिया गया और इसके तहत नियुक्ति पाने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड कैनिंग। ये दो मुख्य बातें हो गई। और तीसरी बात आप लोगों को मैंने बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो चीज़ें होती थी, नियंत्रक परिषद और निदेशकों की परिषद। 1858 ईस्वी के एक्ट में वह दोनों
जो निदेशकों का मंडल था, जो निदेशकों का परिषद था, निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल, ये दो व्यवस्थाएं थी जिनके तहत भारत की व्यवस्था देखी जाती थी। मैंने आपको पहले बताया था कि व्यापार निदेशक मंडल के अधीन था, नियंत्रक मंडल प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को देखता था। तो अब इन दोनों व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, अब इन दोनों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा 1858 ईस्वी के एक्ट में कहा गया। आवश्यकता किसकी है? एक नया सृजन किया गया जिस पद का नाम था भारत सचिव। एक नए पद का सृजन किया गया जिसे कहा गया भारत सचिव। भारत सचिव कहा गया। भारत सचिव के साथ शर्तें यह थी कि इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होना था, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होना चाहिए था एवं कैबिनेट स्तर का मंत्री होना चाहिए था। तो अब यह भारत सचिव ब्रिटेन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा और उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए वायसराय की नियुक्ति हो ही चुकी है। तो इस तरह से 1858 ईस्वी का एक्ट था। मोटी मोटी बातें ये थी जो इम्पोर्टेंट थी। और उसके बाद अब हम जानेंगे 1892 ईस्वी का एक्ट। 1892 ईस्वी का एक्ट ऐसा एक्ट था जिसके बारे में कहा जाता है कि भारतीयों को भारत के शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। 1892 ईस्वी का अधिनियम, 1892 ईस्वी के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार भारतीयों को निर्वाचन का अधिकार दिया गया। क्या किया गया? पहली बार निर्वाचन का अधिकार दिया गया। पहली बार, अब तक कोई अधिकार नहीं था। पहली बार भारतीयों को निर्वाचन का अधिकार दिया गया। निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अब यह निर्वाचन में हिस्सा ले सकते थे, वोट कर सकते थे। निर्वाचन का अधिकार दिया गया। पूर्ण रूप से नहीं था, सीमित था, लेकिन था। तो इस तरह से पहली बार निर्वाचन का अधिकार दिया गया। किसको? भारतीयों को। भारतीयों को निर्वाचन का अधिकार पहली बार भारतीयों को भी दिया गया 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। और दूसरी जो मुख्य बात थी वह यह थी कि इसी एक्ट के तहत भारतीयों को बजट पर भारतीयों को, ध्यान दीजिएगा, बजट पर भारतीयों को बहस का अधिकार दिया गया। भारतीयों को बहस का अधिकार दिया गया। अब वो बजट पे बहस कर सकते थे। भारतीयों को बहस का अधिकार दिया गया, लेकिन कुछ कमियां थी। अभी अधिकार अधूरा है। बहस का अधिकार दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का, बजट पे अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप लोग, अब बजट पेश होता है देखते हैं, विपक्षी दल के लोग अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का एवं मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। ये मुख्य बात थी। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि पहली बार भारतीयों को बजट में हिस्सा कब मिला। तो 1892 के एक्ट के तहत भारतीयों को पहली बार बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। बहस करने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन प्रश्न पूछने, अनुपूरक और मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। पहली बात जो हमने आप लोगों को बताई थी वो यह बताई थी कि निर्वाचन पद्धति की भारत में शुरुआत हुई और इससे भारतीयों को पहली बार शासन व्यवस्था में अधिकार दिया गया। ये 1892 ईस्वी का अधिनियम था। इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेज बहुत दिनों से करते तो आ रहे थे, लेकिन संवैधानिक आधार पर पहली बार किस अधिनियम में इन्होंने
फूट डालो और राज करो को लिखित अधिकार दिया। 1909 ईस्वी में एक अधिनियम आया जिसे आप लोग जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले जो थे ये भारत सचिव थे उस समय, और जो मिंटो थे ये वायसराय थे भारत में। इन्होंने देखा कि क्रांतिकारियों के रूप में, राजनीतिज्ञों के रूप में भारत में विरोध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर भारी पड़ रही है, तो कुछ करना चाहिए। अंग्रेजों की एक नीति थी फूट डालो और राज करो, लेकिन वह नीति सफल नहीं हो पा रही थी। इसके लिए उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि इस अधिनियम में ढूंढी और संवैधानिक रूप से वो इसमें सफल भी रहे। और उन्होंने क्या किया कि पहली बार सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को मान्यता दे दी। सांप्रदायिक आधार पर सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को मान्यता दे दी। उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल होगा। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को मान्यता किसमें दी गई? मार्ले मिंटो सुधार या 1909 के अधिनियम में निर्वाचन को मान्यता दे दी गई। अब मुसलमानों का जो निर्वाचन मंडल होगा वह अलग होगा, इस तरह की व्यवस्था स्थापित कर दी गई। और एक बात बढ़ा दी गई इसमें, जो कि आपने इसके पीछे वाले में पढ़ा कि बजट पर बहस करने का अधिकार तो था, लेकिन अनुपूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार नहीं था। इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की छूट दे दी गई। अब भारतीय अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। यह इसलिए ज़्यादा याद किया जाता है कि पहली बार भारत में सांप्रदायिकता को लिखित रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। सांप्रदायिकता को पहली बार लिखित रूप में मान्यता प्राप्त हो गई 1909 ईस्वी के अधिनियम में, मार्ले मिंटो सुधार में, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात मान ली गई, जिससे उनकी यह नीति सफल हुई कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकते। अब बात करते हैं 1909 के बाद 1919 ईस्वी में एक अधिनियम आता है। 1919 का अधिनियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग ध्यान देंगे कि 1858 के बाद जितने भी एक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखेंगे तो इन्हीं में से प्रश्न अधिकतर बनते हैं। यूँ मान के चलिए कि 90% प्रश्न जो भी बनते हैं वह इन्हीं में से बनते हैं। 1919 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू देख लीजिए आप लोग, ऐसे लिखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। वही स्थिति 1909 की तरह। मॉन्टेग्यू कौन है? ये भारत सचिव हैं जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। चेम्सफोर्ड कौन है? ये भारत में वायसराय हैं जो भारत में अपने सचिव का प्रतिनिधित्व करते थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी का अधिनियम। इसमें क्या किया गया कि इसमें जो सांप्रदायिक स्थिति 1909 में बनाई गई थी केवल मुसलमानों के लिए, उसे बढ़ा दिया गया। तो अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि 1919 ईस्वी के अधिनियम में सांप्रदायिक आधार खत्म, 1919 ईस्वी के अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू को भारत सचिव कहा थे उस समय पर, और चेम्सफोर्ड उस समय
भारत में वायसराय थे। पहली बात। दूसरी बात जो जाननी है वह यह जाननी है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। सांप्रदायिकता, ये प्रश्न कई बार बना है परीक्षा में कि 1900, जैसे जैसे प्रश्न की प्रकृति होती है कि 1919 ईस्वी के अधिनियम में सांप्रदायिकता को समाप्त कर दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, नहीं। 1919 ईस्वी के अधिनियम में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। ये व्यवस्था बढ़ाकर सिखों के लिए भी लागू कर दी गई और जातियों के लिए बढ़ावा दिया गया और भी कई जातियों के लिए लागू कर दिया गया। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया 1900। और जो दूसरी बात हो रही, भारतीय शासन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। सेंट्रल में, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। केंद्र में जैसे आज है ना लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित कर दी गई, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। और जो तीसरी बात की गई, अक्सर फिर परीक्षा में आपको यह प्रश्न मिलेगा कि राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। आप लोग जब पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। तो आपका उत्तर क्या होगा? 1919 ईस्वी के अधिनियम से या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। दोनों उत्तर सही होगा, दोनों में से एक मिलेगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर 1919 लिखा नहीं मिलता है तो आपको क्या लिखा मिलेगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोनों ऑप्शन हो सकता है, दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, दोनों सही है। 1919 के अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और जो तीसरी बात, राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, उसको आप कहाँ देखेंगे? राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 ईस्वी के अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला और महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो संवैधानिक विकास में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। 1919 आप लोग आगे देखेंगे। जो तीसरा, चौथा आज का है 1935 ईस्वी का अधिनियम। 1935 ईस्वी का अधिनियम। 1935 ईस्वी का अधिनियम, इसमें यह ध्यान देने की बात है कि 1935 ईस्वी का अधिनियम ही वह अधिनियम है जिसके सबसे ज़्यादा अंश भारतीय संविधान में वर्तमान समय में मिलते हैं। पहली बात आप लोग नोट करेंगे, 1935 ईस्वी के अधिनियम के सबसे ज़्यादा अंश भाग, कुछ भी कर लीजिए, सबसे ज़्यादा अंश भाग भारतीय संविधान में वर्तमान में परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, भारतीय संविधान में मिलते हैं। इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान देंगे कि 1935 के अधिनियम से एक आध प्रश्न आ ही जाता है। भारतीय संविधान में मिलते हैं वर्तमान में, भारतीय संविधान में मिलते हैं वर्तमान में। 1935 ईस्वी के अधिनियम में सबसे ज़्यादा अंश भाग भारतीय संविधान में वर्तमान में मिलते हैं। ये पहली बात रही। दूसरी बात क्या रही कि केंद्र का जो, राज्यों का जो द्वैध शासन व्यवस्था थी वह समाप्त कर दी गई। राज्यों की द्वैध शासन 1919 में लागू की गई और 1935 में समाप्त कर दी गई। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहीं से बनेगा।
1919 ईस्वी में देवध शासन व्यवस्था राज्यों ने अपनाई और 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा राज्यों में देवध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो लागू क्या किया गया? वही प्रश्न तो उठता है कि द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके कुछ लागू किया गया होगा। राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था 1919 में लागू हुई, 35 में समाप्त कर दी गई। प्रश्न दोनों प्रकार से बन सकता है, लागू कब कर दी गई, समाप्त कब कर दी गई। तो अब यहाँ पर पूर्ण उत्तरदायी सरकारों का गठन किया गया। कहाँ? राज्यों में। राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी सरकारों का गठन किया गया। द्वैध शासन व्यवस्था राज्यों से समाप्त कर दी गई, राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी सरकारों का गठन किया गया। लेकिन यह द्वैध शासन व्यवस्था कहाँ जाकर स्थापित हुई? केंद्र में स्थापित कर दी गई। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 का नियम, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई, प्रारंभ किया गया, शुरुआत की गई। तो इसमें कई प्रश्न, जितना भी बताया गया सबसे प्रश्न बनता है। कैसे बनता है? कई बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि किस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। उत्तर होगा क्या? 1919 ईस्वी के अधिनियम से। फिर अगला प्रश्न क्या बनेगा कि किस अधिनियम के द्वारा राज्यों में शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई? 1935 के अधिनियम से। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई? 1935 ईस्वी के अधिनियम से। ये चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, इसी तरह से प्रश्न बनेंगे। और अगली मुख्य बात, एक देश है आप लोगों ने सुना होगा म्यांमार, वर्तमान में बड़ी उठापटक चल रही है। सरकार को हटा दिया गया है, आर्मी ने कब्जा कर लिया है वहाँ की शासन व्यवस्था पर। तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही, ईस्वी के अधिनियम के नोट करते चलिएगा, 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को, बर्मा माने म्यांमार को, बर्मा को भारत से, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, कर दिया गया। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यह अलग देश बन गया बर्मा, म्यांमार। उसके पहले यह भारत का अंग हुआ करता था ब्रिटिश हुकूमत में। 35 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यूं और क्या किया गया? दो प्रांत आपके हैं, नाम सुना होगा, उड़ीसा। पहले पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था उड़ीसा, और दूसरा सिंध। इन दो नए राज्यों का गठन किया गया। उड़ीसा, सिंध, दो राज्यों का गठन किया गया। दो राज्यों का गठन किया गया। ये रहा आपका 1935 का अधिनियम। थोड़ी सी चर्चा कैबिनेट मिशन पर, थोड़ी सी चर्चा क्रिप्स मिशन पर। संवैधानिक विकास उसके बाद लगभग समाप्त, अंतरिम सरकार, और फिर 1947 का भारत की आज़ादी का अधिनियम। फिर हम आएंगे प्रस्तावना पर। आगे बढ़ते हुए क्रम में संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियों को जानते हुए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। 1942 ईस्वी में भारत में एक मिशन आता है। क्यों आता है? थोड़ी सी इतिहास की कहानी भी है। इसलिए आता है कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेजों ने 1942 ईस्वी में एक मिशन भेजा। और मिशन में आए कौन? उनका नाम क्या था आप लोग जानिए? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये कैबिनेट मिशन में भी आए, पढ़ेंगे आप लोग। स्टैफोर्ड क्रिप्स आ रहे हैं
स्टोफर्ड क्रिप्स आ रहे हैं। तारीख क्या होगी? 1942 ईस्वी में मिशन आ रहा है आपके पास, क्रिप्स मिशन। आप लोग क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। तारीख क्या होगी? 22 मार्च। कौन आएगा? स्टोफर्ड क्रिप्स आएंगे। इन्होंने मोटी मोटी बातें की कि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश होगा, भारतीय शासन व्यवस्था को अंग्रेजों के अधीन डेवलप किया जाएगा, एक उपनिवेशिक संविधान, यहाँ पे संविधान का प्रावधान किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने कई बातें करी। अलग मुस्लिम राज्य की बात ना मानने के कारण जिन्ना ने नकार दिया, और कांग्रेस को इसलिए असहमति थी कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी, तो इसलिए ये क्रिप्स मिशन पूरी तरह से विफल रहा। इसमें जो प्रश्न बनेंगे, कब आया? 22 मार्च 1942 ईस्वी में मिशन आया, क्रिप्स मिशन। और कौन आया? स्टोफर्ड क्रिप्स आए। स्टोफर्ड क्रिप्स आए। तो ये आपका क्रिप्स मिशन है। एक और मिशन भारत में आ रहा है जिसमें 3 लोग आ रहे हैं। उस मिशन का क्या नाम है? 24 मार्च, 2 दिन 22 मार्च में जोड़िए भाई। क्रिप्स मिशन याद करिए, कैबिनेट मिशन अपने आप याद हो जाएगा। कैबिनेट मिशन अपने आप याद हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 22 मार्च 1942 को आया था वो। अब इसमें क्या करना है? मार्च में 2 दिन जोड़ देना है, 24 मार्च कर देना है। अब 42 में 4 जोड़ देना है, 1946 कर देना है। ये आपका हो गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया। इसमें 3 लोग थे, सर पैंथिक लॉरेंस, सर पैंथिक लॉरेंस, और जो महोदय आए थे क्रिप्स मिशन के साथ, स्टोफर्ड क्रिप्स, और तीसरे व्यक्ति थे एबी अलेक्जेंडर। प्रश्न बनता है कि कौन कौन उस सदस्य था? एबी अलेक्जेंडर। अक्सर प्रश्न बन जाता है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? सर पैंथिक लॉरेंस थे, स्टोफर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे। अध्यक्षता कौन कर रहा था इस मिशन की? सर पैंथिक लॉरेंस अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। इसी मिशन से भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी मिशन में यह तय किया गया कि भारतीय अपनी संविधान सभा का निर्माण स्वयं करेंगे, निर्वाचन पद्धति होगी, 10 लाख पर एक व्यक्ति होगा जो प्रतिनिधित्व करेगा। अवयस्क निर्वाचन पद्धति को नकार दिया गया था, प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो इसी से भारतीय संविधान सभा का गठन, अंतरिम सरकार आदि चीज़ें हुई जिससे सफल हो सकी, आज़ादी के लिए लोग मान गए। तो आप लोग इसमें जो चीज़ें पॉइंट भी हैं, कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। सर पैंथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर आए। सर पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे भारत में अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार में कौन कौन मुख्यमंत्री थे और किस तरह से भारत का विभाजन होता है। 14-15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना, बाल्कन प्लान हम पढ़ेंगे, कैसे विभाजन के लिए लोग तैयार हुए। और उसके बाद अंतरिम सरकार, और ये चीज़ें पढ़ने के बाद हम पहुँचेंगे अपनी व्यवस्था पर, जो हमें मूल रूप से पढ़ना है। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, आपको 2 से 3 प्रश्न जितना हमने बताया है इसमें से हर परीक्षा में मिल जाएंगे। आप लोग ध्यान से अगर इतना तैयार करके जाएंगे तो मेरा दावा है कि आपके संवैधानिक विकास का कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाने वाला आपका गलत नहीं हो सकता है। फिर वही लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बताएं चीज़ों को, और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं और कुछ सुधार या अगर हमें कोई त्रुटियां हों तो हम उसको सही करने का प्रयास करते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं इसके आगे की बातों को लेकर के। नमस्कार।